बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अत्रि एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय से छठा अध्याय भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए मिलकर सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों की परिभाषा की। हम जान लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। यहाँ लिखा है भौतिक परिवर्तन, जिस परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी जो पदार्थ के भौतिक गुण हैं, भौतिक गुण होते हैं जो हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से यानी देखकर, छूकर, सूंघकर, ठीक है, ये जो है स्पर्श करके हम देख पाते हैं उसको, जैसे पदार्थ का आकार, आकृति, अवस्था, रंग, इनको हम बोलते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। जब पदार्थ में कोई परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन केवल भौतिक ही गुण बदलते हैं, यानी इसका आकार बदलता है या आकृति बदलती है या अवस्था बदलती है या फिर उसका रंग बदलता है, किंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उस परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पे इसने उदाहरण दिया है, जैसे बर्फ का पिघलना। सबसे पहला उदाहरण हमारा क्या है? बर्फ का पिघलना। अगर हम बर्फ के पिघलने की बात करते हैं तो देखिए ये हमारी क्या है? बर्फ। अगर हम देखते हैं बर्फ पिघल के क्या बनाएगी? जल। ठीक है, बर्फ किस रूप में है? हमारी ठोस रूप में है, और ये जल कौन सा है? तरल रूप में है। तो यहाँ पे क्या हुआ? अवस्था का परिवर्तन हुआ। जैसे होता है ना भौतिक गुण, यानी अवस्था में परिवर्तन हुआ, ठोस से तरल अवस्था हुई। बर्फ पहले भी H2O था। अगर हम इसकी रासायनिक संरचना की बात करते हैं, जल भी क्या H2O है। तो यहाँ क्या अंतर है? अंतर है केवल अवस्था का। यहाँ पहले भी जल है, बाद में भी जल है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। ये क्या कहलाएगा? हमारा भौतिक परिवर्तन। अगर हम बात देखते हैं दूसरा दिया इसने, चाक का घिसना। दूसरा परिवर्तन क्या होता है? चाक का घिसना। जिस प्रकार अध्यापक बोर्ड पे लिखता है, तो जो चाक होता है वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट का चाक होता है। ठीक है, जब वो घस जाता है तो उसके छोटे छोटे क्या है, आपने देखा होगा, घस जाने के बाद उस पे बोर्ड पे जब जो लिखा उसको जब मिटाएंगे, नीचे क्या होता है? छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे। वो डस्ट किसके? चौक की डस्ट होगी। अगर हम बात करते हैं लिखने के बाद, ये जो चौक है वो घस करके क्या बनाएगा? इसके छोटे छोटे कण बन जाएंगे जो बोर्ड पे चिपके हुए ना, जब आप उसको साफ करेंगे वो नीचे इकट्ठा होगा, तो आप देखोगे तो ये जो कण है चौक के घिसने से बने, ये भी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। और चौक भी क्या था? ये क्या आपका चौक, ये भी क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। यानी क्या परिवर्तन हुआ? ठीक है, केवल आकार में परिवर्तन हुआ। चाक जो है ठोस आकृति में था, और ठोस आकृति में ये भी है, लेकिन इसका आकार बदल गया। चाक में सभी कण आपस में, आप चाहो तो क्या कर सकते हो? वापिस इन चूर्ण को इकट्ठा करो, जो चूर्ण बना है इसके घसने से, उसको थोड़ा गीला करके के फिर आप उसको चाहो तो शेप दे सकते हो, चाक के जैसी पुनः शेप दी जा सकती है। तो ये क्या हुआ? एक भौतिक परिवर्तन हुआ। अगली बात करते हैं भाप का जल में बदलना। यानी भाप का जल में बदलना, ये तीसरा उदाहरण करके, भाप का जल में बदलना भी एक भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। ये क्या है? भाप। भाप यानी गैसीय अवस्था। ठीक है, और जल में बदल जाएगा तो जल कौन सी अवस्था आ गई? यानी ये संघनन क्रिया है, संघनन। ठीक है, जब भाप ठंडी होती है तो भाप के ठंडे होने से क्या बनेगा? जल, यानी तरल पदार्थ बनेगा। भाप की अगर हम बात करते हैं तो भाप का सूत्र भी क्या है? H2O, और जल भी क्या है? H2O। यानी कोई अवस्था ही परिवर्तित हुई, कोई नया पदार्थ नहीं बना, ये पहले भी जल था और बाद में भी जल है। इस प्रकार से भाप का जल में बदलना भी एक भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। अब हम बात करते हैं तीसरी। ये क्या कहता है कि यहाँ क्या हुआ? आकार में परिवर्तन। चौक का टुकड़ा है, बड़े आकार से घसता घसता छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। आकृति यानी जैसे ठोस बर्फ, ठोस है कि बर्फ की पानी बर्फ के रूप में है। जो बर्तन की आकृति होगी जिसमें पानी भर करके उसकी बर्फ बनाई थी, वही आकृति उस बर्फ के टुकड़े की होगी। जब वो पिघलती है तो वो आकृति भी क्या है? डिफॉर्म हो जाती है, विकृत हो जाती है। अवस्था परिवर्तन या मुद्दा देख चुके हैं। रंग परिवर्तन, देखिए एक लोहे की रोड है, लोहे की रोड को गर्म किया, तो जब लोहे की रोड को गर्म किया जाता है तो गर्म होने पर वो कैसे हो जाएगी? लाल रंग की हो जाएगी, लाल तख्त। ठीक है ना, लाल तख्त का मतलब बहुत ऊंच गर्म हो जाएगी। अब क्या है? जब वो ठंडी थी तब भी लोहे की थी, और गर्म होने के बाद वो किसकी है? लोहे की। तो यहाँ पे परिवर्तन जो दिखाने को मिल रहा है हमें कि वो जो गर्म करने पर लाल दिखाई देने लगी, तो ये अवस्था में परिवर्तन तो नहीं हुआ,
यहाँ रंग में परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो पहले भी लोहे की राड थी और गर्म होने के बाद भी लोहे की ही राड है, कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह केवल एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये हमारे कुछ उदाहरणों से स्पष्ट होता है, जिस परिवर्तन में केवल भौतिक गुण जैसे रंग, आकृति, आकार और अवस्था ही बदलते हैं और कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक इसके विपरीत हम देख लेते हैं दूसरा, हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ये क्या बोलता है कि वह परिवर्तन जिसमें हुए बदलाव के परिणाम स्वरूप एक नया पदार्थ बनता है। यहाँ देखिए अनिवार्य रूप से बनता है, यहाँ इसने क्या दिया है, एक नया पदार्थ अनिवार्य रूप से बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए, सभी प्रकार के दहन, यानी कोई भी पदार्थ जब जलता है तो जलने के बाद में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसीलिए जितने भी दहन के उदाहरण हैं वो सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। देखिए यहाँ ब्रैकेट में दिया सी यानी कार्बन, ये क्या सी यानी कोयला, कोयला होता है जो कार्बन का रूप है एक, कोयले को जब हम जलाएंगे, सी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है कोयला, और ये क्या है, कोयला जो है ये ठोस अवस्था में है, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है। जब इसको जलाएंगे तो ये क्या बनेगा, CO2 गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और साथ में निकलेगी ऊष्मा। ठीक है, और कुछ बनेगी राख। तो यानी ये देखिए प्रारंभिक अवस्था में हम देखते हैं दो तत्व हैं, एक तत्व तो कार्बन और दूसरा तत्व है क्या है, ऑक्सीजन। दो तत्व आपस में मिलकर के यौगिक बनाते हैं, यानी तत्वों के मिलने से जो पदार्थ बनता है वो क्या है, यौगिक, एक निश्चित अनुपात में। तो यहाँ पर जो सूत्र है वो क्या है, CO2, और यहाँ पे सूत्र क्या है, C और O2 अलग अलग है। यहाँ पे C अलग है यानी तत्व, और ये दूसरा भी तत्व। ठीक है, ये दोनों तत्व बाद में क्या बनाएंगे, यौगिक, यानी ये एक नया पदार्थ बना है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, एक और रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक नया पदार्थ अनिवार्य से रूप से बनता है। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे इसने दूसरा उदाहरण किसका दिया है, यहाँ देखिए इसने मैग्नीशियम, एक रिबन आता है मैग्नीशियम का, आपने विज्ञान की प्रयोगशाला में जरूर देखा होगा। मैग्नीशियम रिबन यानी एक मैग्नीशियम भी एक तत्व है, मैग्नीशियम एक धातु है, इसको बारीक पट्टी के रूप में एक इसका रिबन बनाया जाता है। जब हम उसको जलाएंगे तो ये मैग्नीशियम रिबन भी जल करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, ये Mg किसका सूत्र है, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम, और O2 क्या आ गया आपका, ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों तत्व रूप में हैं, एक तत्व ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, और दूसरा तत्व क्या है, ऑक्सीजन। लेकिन ये दोनों तत्व मिलकर के यहाँ क्या बना रहे हैं, यौगिक। इस यौगिक का सूत्र बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, यहाँ पे इसकी संरचना क्या है, MgO, यानी यहाँ दो अलग अलग पार्टिकल हैं, एक मैग्नीशियम का, ठीक है, एटम है, दूसरा क्या, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहां हम देखेंगे एक ही एटम, एक ही मॉलिक्यूल है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसके अंदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन संयुक्त रूप से जुड़े हुए, यानी ये रासायनिक संगठन से एक बिल्कुल भिन्न पदार्थ है, सफेद रंग का एक चूर्ण बनता है। ये हो गया Mg का सूत्र होता है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम। ठीक है, और ऑक्सीजन को क्या होता है, ऑक्साइड। ये क्या नाम हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां देखिए, यहाँ पे एक तत्व है मैग्नीशियम, दूसरा तत्व ऑक्सीजन, दोनों भिन्न भिन्न है। यहाँ दोनों संयुक्त रूप से मिलकर के बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो एक नया पदार्थ बना। ठीक है, ये एक सफेद रंग का चूर्ण है। ये क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, सफेद रंग का चूर्ण है। ठीक है, इस सफेद रंग के चूर्ण में हमने क्या किया, ये मैं बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या बना, दहन हुआ इसका भी, और इसके दहन से क्या बन गया, कि नया पदार्थ बन गया। आगे हम देख लेते हैं, दो उदाहरण दिए हमने यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, दो तत्व अलग अलग हो गए। ठीक है, कुछ तत्व जो होते हैं डायटोमिक फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, मैंने कुछ पिछले वीडियो थे उसमें बनाए थे, या आप अपने हायर क्लासेस में जाओगे 9वीं कक्षा में, जब आप उसको समझ पाओगे। देखिए हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन दूसरी गैस है। जब दोनों जलेंगे तो जलने के बाद में क्या होगा, इनका जब दहन होगा तो जल की उत्पत्ति होगी, क्या बनेगा, H2O। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस, ये ऑक्सीजन क्या है, गैस, और ये क्या है, H2O, ये क्या बनेगा, जल, और प्लस में क्या निकलेगी, ऊष्मा। यानी दहन जो भी क्रिया है, दहन की क्रिया में ऊष्मा अवश्य उत्पन्न होती है, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये जो हुआ, ये भी एक दहन का उदाहरण है, हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन के साथ जल करके जल के निर्माण करना। यहाँ पर दो अलग अलग पदार्थ है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यहाँ पे नया पदार्थ बन गया, जल। तो ये क्या हुआ, एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ अनिवार्य रूप से बनता है, हम उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि क्या ऐसे कुछ संकेत हैं जिनके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि जो परिवर्तन हो रहा है वो एक रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। जी हाँ, ऐसे कुछ लक्षण हैं, यहाँ पे इसने लिखा है कि वो कौन से रासायनिक परिवर्तन के लक्षण और घटनाएं कौन सी हैं। यानी जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो निम्न लक्षण प्रकट हो सकते हैं या निम्नलिखित घटनाएं घट सकती हैं। कौन से लक्षण हो सकते हैं? पहला है रंग में परिवर्तन। पहला क्या था? रंग में परिवर्तन हो सकता है। यानी जब भी कोई क्रिया होगी जिसमें ये रासायनिक क्रिया हो सकती है तो उसमें रंगों में परिवर्तन हो सकता है। देखिए मैं समझा देता हूं आपको। ये है हमारा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का एक घोल होता है, ये हल्का नीला होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल हल्का जलीय घोल, ये क्या है? जलीय घोल। कॉपर सल्फेट का जो जलीय घोल है वो हल्का नीला है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। Cu यानी C कैपिटल U स्मॉल, इसको बोलते हैं कॉपर। SO4 को बोलते हैं सल्फेट। तो दोनों को मिला के बना है तो क्या बन गया? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में अगर हम लोहे का टुकड़ा डाल देते हैं, ठीक है, लोहा, ये क्या है हमारा? लोहा। लोहे का कोई भी टुकड़ा हो सकता है, कोई भी धातु की लोहे की बनी हुई कोई वस्तु इतना डाल देते हैं तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि क्या रहेगा? FeSO4। जो जल का जो घोल था ना उसका रंग क्या हो जाएगा? हल्का हरा। कैसा हो जाएगा? हल्का हरा। और जो लोहे की वस्तु थी उसके ऊपर भूरे रंग का विक्षेप बन जाएगा, ठीक है। यानी ये क्या बन जाएगा? कॉपर Cu, ठीक है, कॉपर। यहां देखिए रंग में परिवर्तन हुआ। कॉपर सल्फेट के घोल में जब लोहे की कोई भी वस्तु डाली जाती है तो वो लोहे की वस्तु इसके साथ रासायनिक क्रिया करती है। यहां देखिए आप, यहाँ पे क्या पदार्थ है? CuSO4। और यहाँ पे एक नया पदार्थ बन गया, क्या है? FeSO4। इसको बोलते हैं Fe माने आयरन, इसको बोलते हैं आयरन, ठीक है। और SO4 यानी सल्फेट। यहां पहले तो ये पदार्थ क्या था? कॉपर सल्फेट था और बाद में ये पदार्थ क्या बन गया? आयरन सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या है? CuSO4 और आयरन सल्फेट का सूत्र क्या है? FeSO4। यानी एक नया पदार्थ बना। इस नए पदार्थ में हमने देखा रंग का परिवर्तन हो रहा है। हरा जो हल्का नीला रंग है कॉपर सल्फेट के जलीय घोल का, वह बदलकर हल्के हरे रंग में परिवर्तित हो रहा है। तो ये पहली घटना है रंग में परिवर्तन, ठीक है। रंग में परिवर्तन तो यहां भी हमने स्टडी किया है, लोहे की रोड का गर्म होकर लाल होना। तो यहां इस बात को समझना है हमने, मैंने इसलिए दोनों को तुलनात्मक रूप से लिखा है कि रंग में परिवर्तन होना एक भौतिक परिवर्तन भी हो सकता है। विशेष जो बात समझने की वो यह है कि क्या इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कोई नया पदार्थ बन रहा है। अगर नया पदार्थ बन रहा है तो वह क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और अगर वह नया पदार्थ नहीं बनाता है परिवर्तन तो वो परिवर्तन केवल भौतिक परिवर्तन ही कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि यह नया पदार्थ बना था तो ये क्या गया? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा कहता है ऊष्मा का उत्पन्न होना, ठीक है। ये क्या कहता है? ऊष्मा का उत्पन्न होना। देखिए यहां मैं बात करता हूं दूसरे का, ऊष्मा का उत्पन्न होना या अवशोषित होना। दो क्रियाएं होती हैं, ठीक है। या तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, निकलेगी ऊष्मा उस रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, या फिर क्या होगा? ऊष्मा अवशोषित होगी, ठीक है। तो देखिए मैं समझा देता हूं। ये क्या है? C+O2 यानी कोयले को हम जलाते हैं, कार्बन यानी कोयला। ये क्या है? कोयला है। कोयले को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। जमा में क्या पैदा होगा? ऊष्मा, ठीक है, जो हम ईंधन के रूप में घर में इस्तेमाल करते हैं। तो ऊष्मा उत्पन्न हुई, ठीक है। कुछ और भी क्रियाएं ऐसी हैं जिनमें ऊष्मा अवशोषित भी होती है, ठीक है। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, मैं उसको आपको बताऊंगा, वो थोड़े बड़े स्तर की है इसलिए मैं उस पर बाद में चर्चा करूंगा। यहां देखिए अगर आप बात करते हैं, भाप है, भाप का तापमान क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। भाप के जल में बदलने से भी क्या ऊष्मा निकलती है? भाप क्या है? गर्म है और जल क्या है? ठंडा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें से गर्मी यानी इसमें से ऊष्मा निकली होगी। भाप में से जब ऊष्मा निकलती है तभी तो जल बनता है ठंडा होके। तो ऊष्मा तो यहाँ पे भी निकल रही है। मैंने बताया कि ऊष्मा का उत्पन्न होना है, यहाँ पे भी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यहाँ पे भी ऊष्मा निकल रही है। इस परिवर्तन में अंतर क्या हुआ? यहाँ पर तो एक नया पदार्थ बना है CO2 और यहाँ पे क्या है? भाप का भी सूत्र क्या है? H2O और यहाँ पे जल का सूत्र भी क्या है? H2O। यहाँ पर वही पदार्थ है, केवल ऊष्मा जो अवशोषित हुई थी। यहाँ मैं बात करता हूँ दूसरे तरीके से एक बार। ये क्या हमारा जल है, ठीक है। जल को गर्म किया
जल को क्या किया, गर्म किया, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका भाप। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, उष्मा अवशोषित हुई, उष्मा अवशोषित हुई। ठीक है, लेकिन ये पहले भी क्या था, H2O, ये भी क्या है, H2O। ठीक है, दोनों में पहले अवस्था में भी जल, बाद में भी जल, कोई नया पदार्थ नहीं बना, इसलिए क्या है, भौतिक परिवर्तन। और यहां मैं दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। जबकि अगर हम यहां देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये है चूने का पत्थर, ये क्या है, चूने का पत्थर। जब चूने के पत्थर को गर्म किया जाता है तो ये क्या, उष्मा अवशोषित होती है और ये टूट के क्या बनेगा, CaO यानी चूना। ये क्या गया, चूना, और क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो यहां भी देखिए, ये जो जल था, ठंडा पानी था, ये क्या था, ठंडा पानी। ठीक है, इसको गर्म किया, उष्मा अवशोषित हुई और भाप बन गई। पहले भी ये जल है, बाद में भी जल है। ठीक है, उष्मा का अवशोषण यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नया पदार्थ नहीं बना, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन जब कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं चूने का पत्थर, चूने का पत्थर। जब चूने के पत्थर को CaCO3 को गर्म किया, उष्मा अवशोषित की इसने, उष्मा अवशोषित करने के बाद ये CaO यानी चूना, जो घरों में कली करते हैं, ठीक है, पानी में जो पत्थर डाला जाता है ना, जिससे चूना तैयार होता है, चूने का पानी तैयार होता है, वो CaO होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, चूना तैयार हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड। यहां देखिए जो पदार्थ है उससे भिन्न पदार्थ यहाँ पे बन रहा है, लेकिन इसमें उष्मा अवशोषण। तो ये भी क्रिया घटना घटती है जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है। तो पहला मैंने बताया जैसे रंग में परिवर्तन हुआ था, ठीक है, कॉपर सल्फेट के केस में। दूसरा था उष्मा उत्पन्न हो सकती है या अवशोषित होती है, जो कोई भी दहन की प्रक्रिया है उसमें उष्मा उत्पन्न होती है। और जो अन्य प्रक्रिया है जो थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी गर्म करने पर किसी पदार्थ का टूट जाना अपने अवयवों में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। ठीक है, यानी गर्म करने पर पदार्थों का सरल पदार्थ, किसी पदार्थ का सरल भागों में टूटना, तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट के बनेगा। ये क्या है, अगली क्रिया है जो एक रासायनिक समीकरण का एक उदाहरण है, यानी रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अगली हम बात करते हैं, तो यहां इसमें क्या होता है, ये क्या कहते हैं, किसी गैस का उत्पन्न होना, किसी गैस का उत्पन्न। हमने भी किया था ना, कोयला जब जलेगा तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कौन सी गैस उत्पन्न हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। या फिर आप ये लिख सकते हो, ये NaHCO3 ये है मीठे सोडा, क्या है, मीठा सोडा। मीठा सोडा जब इसके अंदर हम हाइड्रोजन क्लोराइड HCl नाम का अम्ल डाल देंगे, HCl अम्ल, ठीक है, ये जब अम्ल डालते हैं तो ये क्या बनेगा, NaCl प्लस में CO2 गैस निकलेगी और जल का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये गैस उत्पन्न हुई। यहाँ देखिए शुरू में पदार्थ था एक सफेद रंग का मीठा सोडा, अपने घरों में देखा होगा, कई बार खाने के पदार्थ में भी, खाने के जो भोजन के कुछ पदार्थ पकाने के जो वो होते हैं, जैसे पकौड़े आदि बनाए जाते हैं, ब्रेड आदि बनाए जाते हैं, उसमें जो बेकिंग सोडा डलता है उसमें एक कंटेंट क्या आता है, मीठा सोडा। तो मीठे सोडे में जब कोई अम्ल डाला जाएगा, जैसे नींबू का रस भी डाल दो या कोई भी खट्टा पदार्थ, ठीक है, खट्टा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, ये डाला तो क्या हुआ, नमक बना और एक गैस उत्पन्न हुई। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक रासायनिक परिवर्तन की घटना हो सकती है। अगला हो सकता है किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अभी यहाँ क्या करें, ये बात के परिवर्तन के बारे में मैं पहले उदाहरण कर चुका हूं फिर बता देता हूं। यहाँ जो कार्बन है ये क्या ठोस अवस्था में है, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है, और ये दोनों मिलेंगे तो जो पदार्थ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या है, गैसीय अवस्था में। तो यहाँ पे क्या आ गया, ठोस पदार्थ क्या है, गैसीय पदार्थ में बदल रहा है, ये भी एक अवस्था परिवर्तन हुआ। ठीक है, और क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बन रहा है तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। प्रकाश उत्पन्न होना, बहुत सारे तहन ऐसे होते हैं जिनमें प्रकाश उत्पन्न होता है। जब लकड़ी जलती है या मोमबत्ती जलती है तो प्रकाश उत्पन्न होता है। हमने एक उदाहरण देखा था जिसके अंदर हमने क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन को जलाया था। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है मैग्नीशियम के जलने से, तो बहुत तेज प्रकाश उत्पन्न होता है और साथ में बहुत सारी ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। क्या होती है, ऊष्मा। यानी ये जो बताया था, जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा तो रासायनिक परिवर्तन में निम्नलिखित लक्षण देखने को मिलेंगे। यानी निम्नलिखित लक्षण पाए जाएंगे, या तो रंग में परिवर्तन होता दिखाई देगा, या फिर ऊष्मा अवशोषित होगी या उत्पन्न होगी,
उत्पन्न होगी या अवशोषित होगी, या फिर कि कोई गैस बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है, या अनुभव होगी, या फिर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा, या फिर प्रकाश उत्पन्न होगा। ये एक या एक से अधिक, जैसे अगर मैग्नीशियम रिबन के जलने की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन के जलने पर दो चीजें यानी दो घटनाएं एक साथ घटती हैं, प्रकाश भी उत्पन्न होता है और उष्मा भी उत्पन्न होती है। अगर आप देख लें पटाखा लेते हैं, ठीक है ना, जो आप दिवाली के दिन जो है ना पटाखा जलाते हैं ना, पटाखा जलाने के बाद में एक लक्षण लिख देता हूं, मेरे को याद आ गया, छठा ध्वनि उत्पन्न होना, ध्वनि उत्पन्न होना, ध्वनि उत्पन्न होना, या जब कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो ध्वनि भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखे 6 परिवर्तन, ठीक है, ये 6 एक या एक से अधिक किसी एक रासायनिक परिवर्तन में भी हो सकते हैं। जैसे जब पटाखा जलता है, पटाखा जलने के बाद में उष्मा भी उत्पन्न होती है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है, और ध्वनि भी उत्पन्न होती है, और गैस भी उत्पन्न होती है, और उष्मा भी 4 परिवर्तन हो इसके अंदर, ठीक है। अवस्था परिवर्तन भी होता है, ठीक है, यानी पटाखा क्या है, ठोस अवस्था में है, और फिर जो गैसें निकलती हैं वो हो गया। यानी एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, पटाखा जलाना, ठीक है, आपने दिवाली पे कोई पटाखा जलाया होगा, तो एक ही उस उदाहरण में ये सारे के सारे परिवर्तन लगभग उसमें आ जाते हैं। रंग में परिवर्तन होता है, ठीक है, और उष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, गैस उत्पन्न हो रही है, ठोस पदार्थ जो है ये वो गैसीय रूप में बदल रहा है, तो गैस उत्पन्न, तो गैसीय अवस्था परिवर्तन हो रहा है। तो ये हमारे जो पाठ का जैसे परिभाषा है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, हमने वीडियो के पहले भाग में सीख लिया है कि भौतिक परिवर्तन क्या आते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या आते हैं। जिन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल और केवल उसके आकार, आकृति और अवस्था में ही परिवर्तन होता है, उसे हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन जिस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक नया पदार्थ अनिवार्य रूप से बनता है उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो ये 6 घटनाएं हैं, ये एक या एक से अधिक एक ही परिवर्तन में हो सकती हैं। लेकिन मैंने जैसे आप लोगों को तुलनात्मक रूप से बताया कि जब भी ये घटनाएं घटेंगी तो ये घटनाएं तो भौतिक परिवर्तन में भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जो विशेष जानकारी की बात वो ये है, हमें जो देखना है वो यह है कि क्या नया पदार्थ बन रहा है। अगर नया पदार्थ बन रहा है तभी हम उसको रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।